नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है रिश्ता रोग। तो आप में अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। इससे हमारी जो भी पोस्ट आएगी वो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी, है ना। तो शुरू करते हैं कहानी। है नदारत सा इश्क तेरा कि ख्यालों में उमड़ता कौन है। हाँ जानता हूँ शक जरा संगीन सा है। गिरहें कितनी भी हो उलझा कर सुलझाना तुम्हें खूब आता है। फिर ये तो बता धड़कनें तेरी उखड़ी सी क्यों है। मसला ये नहीं है कि सवाल क्यों हो रहे, मसला ये नहीं है कि सवाल क्यों हो रहे। तेरी हिचकियों पर भी तो ठहराव नहीं है। हाँ तेरा मेरी बाहों में होना या ना होना एक सा है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि तुम में कोई भी कमी है, मैं भी नहीं। पर कई बार खींच होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरे मन से अपनाओ, लेकिन वही बात हुई ना कि प्रेम का सौदा हो जाएगा। और प्रेम में मोल भाव कैसा। मैं अगर प्रेम की परिभाषा लिखना शुरू कर दूं तो शायद मैं कभी ही बन जाऊं। कहते हैं दिल में कुछ चुभ जाए या गले में फांस जैसी अटकी चीज़ें आसानी से निकला नहीं करती, गम ज़दा होकर कल में रोया करती है। अक्सर ऐसे ही किस्से बदनाम हुआ करते हैं। वो दूर से तुम्हारी सूजी आंखें नहीं देखते, वो तो मन बहलाने के फसाने ढूंढा करते हैं। तुम्हें तो करीब से बस मैंने ही देखा है, बहुत करीब से। जाने किसने ये भ्रम बुना है कि पुरुष कठोर होते हैं। जिसे तुमने देवतुल्य पूजा होगा वो भी तो कंदराओं की इमारत होगा। तभी तुमने सबको पत्थर घोषित कर रखा है। तुम्हारे गृह प्रवेश के अगले ही दिन पापा इस मोह माया को विसर्जित कर गए। सब ने तुम पर उंगली उठाई, क्योंकि समाज का नियम है हर बार दोष उन्हें दिया जाता है जो कमज़ोर होते हैं। शासन और दोष हमेशा अवरोह में चलते हैं। कुछ एक ही होते हैं जो अपनी लकीर खींचने के लिए आवाज़ लेकर चलते हैं। हालांकि मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तुमने पूरे घर को संभाल लिया और साथ ही जतला भी दिया कि किसी का आना जाना निश्चित होता है, अब शगुन से पड़े। तुम्हारे निर्विमेष आँखों से एक कतरा भी नहीं लुढ़का। फिर मैं कैसे मान लूं कि पत्थर की जाति ही भिन्न है। फिर पिताजी तुम्हारे भी तो नहीं थे। मेरे साथ कभी भी तुम सहज नहीं रही, लेकिन पत्नी धर्म से कभी भी विमुख नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो तुम में चाबी भर दी गई है। तुम यंत्रवत सारे काम करती। तुम्हारे चेहरे को देखते ही मैं असीम सुख में खोने लगता। घनी शांति, मंद मुस्कान जो बाद में उदासियत की चादर का बोध कराती। खैर एक आध महीने बाद घर का माहौल हल्का होने लगा। करीब करीब पापा के जाने का गम अब कुछ कम होने लगा था। जीवन का यही तो नियम है, कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसके चले जाने के बाद कुछ समय तक सालने वाला गम धीरे धीरे यादों में तब्दील होने लगता है। हमारे बीच सब अच्छा था। शादी के 3 साल होने को आए थे। पहली बार तुम्हारी आंखें रोती हुई दिखी। जाने कितने डॉक्टरों के चक्कर लगे तब जाकर तुम्हारे चेहरे पर तबस्सुम खिला था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कश्मीर मेरे घर में उतर आया हो। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगा। कुहू के होने के बाद हमें दूसरे बच्चे की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। माँ और दोनों छोटी बहनों के साथ पवित्रा कुहू खूब खुश रहते। कुहू 16 साल की हो गई थी। दोनों बहनों की शादी भी हो गई। घर सूना लगने लगा था। माँ छोटी बहन के पास चली गई थी। नानी बनने का सौभाग्य अपने हाथों में थाम कर कलेजे से लगाकर करना चाहती थी। कुहू हॉस्टल में थी। आज जब मैं दुकान बढ़ाकर घर लौटा तो घर की हालत देखकर सकते में आ गया। किसी अनजाने भय से कांप उठा। मैं पवित्रा को आवाज़ देने लगा। कई तरह के अच्छे बुरे विचार
एक ही पलों में मेरे दिमाग की जरें हिलाने लगे थे। पवित्रा मुझे कुहू के कमरे में मिली। मुझे देखकर अजनबी जैसा भाव दिया। अपने काम में मशगूल रही। पूरा घर बिखरा पड़ा था। क्या ढूंढ रही थी पवित्रा? किसी तरह मैंने पवित्रा को संभाला। पहली बार माँ के पास नहीं होने का दुख महसूस कर पा रहा था। फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा। आज मेरे पास सोई पवित्रा अलग ही लगी, जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मैं रात भर सोचता रहा कि आखिर क्या हुआ होगा। अगले दिन सुबह पवित्रा के जगने से पहले ही मैंने पूरे घर को सही कर दिया था। रसोई में चाय छानते समय यही सोच रहा था कि आखिर इतने साल पवित्रा बिना किसी शिकायत के हर काम करती रही। कभी भी पत्नियों वाले जिद या नखरे नहीं की। उसे करना चाहिए था। ना ही सास बहू वाले पचड़े कभी हुए। जीवन के इतने साल शांति से हंसी खुशी से गुजर गए या रंगहीन शांति से गुजार दिए। मेरा सर भारी होने लगा था। इतने सालों में पवित्रा ने औरों की पत्नियों की तरह कभी भी मायके भी जाने की जिद नहीं करती। जहाँ तक याद है मैं ही उसे लेके जाया करता और साथ में ही आ जाती। ना ही उसके मायके वालों ने कभी आकर रहने की मनुहार की। चाय पी लेने के बाद पवित्रा मुझे एकटक देखने लगी। ऐसी नज़रें देखकर सकपकाहट सी हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं लग रही है? पवित्रा प्रश्न कर बैठी। आप कौन? रात को मैंने अच्छे से उसका पूरा सिर देखा था। कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। मेरा डरना लाजमी था। मैंने उसके हाथ से चाय का कप लिया और उसे जाकर फ्रेश होने के लिए कहा। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर यूं ही खोई बैठी रही, फिर झटके से उठी और अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। सारे कपड़े दोबारा से नीचे पड़े थे। हिम्मत करके दोबारा पूछा, क्या ढूंढ रही हो? मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। पवित्रा रुआसी हो उठी थी। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। मुझे कॉलेज भी जाना है। मेरे दिमाग ने बस पवित्रा को लेकर डॉक्टर के पास जाने का ख्याल आया। मुझे याद आया, जब मैं पवित्रा को देखने गया था तभी उसने साधारण सा आसमानी और हल्के सफ़ेद रंग का सूट डाल रखा था, जिसे शादी के बाद वो अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन कभी पहना नहीं। मैंने पवित्रा को बैठ जाने के लिए कहा। वो बेहद परेशान दिख रही थी। मैंने संतोषी से वो सलवार सूट ले आया और उसके हाथों में रख दिया। उसे देखते ही खुशी से चहक उठी। कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं। आप नहीं जानते कि आपने मुझे क्या ढूंढ कर ला दिया है। इधर मेरा सब कुछ लुटा हुआ महसूस हो रहा था। ये कौन सी पवित्रा थी जिसे मैं 21 सालों तक अनजान रहा। हर बढ़ती सुई की खट खट से आने वाले तूफानों का भय होने लगा था। लेकिन अभी वो ठीक है। इधर 10 दिनों से मैं उसे हर पल बदलते हुए देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कभी सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि अपना नाम रहना बताती है। कभी कॉलेज की बातें, कभी सहेलियों की बातें, और कभी खाना खाकर तुरंत भूख लग जाती, कभी घंटों भूखे पड़ी रहती है। ना उसे मैं याद रहता हूँ, ना उसे खुद की बेटी। डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। पवित्रा को डिमेंशिया यानी कि अल्जाइमर की समस्या हो गई थी। जहाँ ये बीमारी 60-70 साल बाद होती है, वो पवित्रा अभी से झेल रही थी। अचानक से सबके चले जाने के बाद शायद उस पर अकेलापन हावी हो गया होगा। मैंने माँ को फ़ोन करके बुलाना उचित समझा। माँ के आते ही पवित्रा में थोड़ा बदलाव तो आया। उसकी दवाई भी ठीक से चल रही थी कि एक दिन अचानक पवित्रा माँ पर ही बरस पड़ी। इतने सालों में पहली बार पवित्रा को माँ के ऊपर चिल्लाते हुए देख रहा था। मैंने अपना आपा खो दिया और पवित्रा पर हाथ उठा दिया। मुझे उस समय उसकी बीमारी का भान ही नहीं रहा। पवित्रा चुपचाप वहाँ से चली गई। बाद में मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ। मैंने अगले ही दिन 2 ट्रेन की टिकटें बुक की पवित्रा के मायके के लिए। वो चुपचाप तैयार हो गई। ट्रेन से उतरते ही पवित्रा अपनी धुन में चलने लगी। तेज़ी से आगे बढ़कर मैंने उसे पकड़ा। फिर वहाँ से रिक्शा लेकर चल पड़े। रास्ते में कॉलेज देखते ही पवित्रा उछल पड़ी और कॉलेज जाने की जिद करने लगी। काफ़ी समझाने बुझाने पर अगले दिन का वादा लेकर मानी। पवित्रा के घर पर जब पवित्रा की बीमारी का पता चला तो सब परेशान हो गए।
दरअसल पवित्रा को लेकर आने का मकसद इतना था कि मैं भी उस करी को जानना चाहता था जिसे लेकर मेरे जीवन में भूचाल आ चुका था। साथ ही ये अंदेशा भी था कि कहीं सब कुछ बहा कर ही ना चली जाए। उसी शाम मेरी सासू माँ ने पंडित जी को घर बुलवाया, पूजा पाठ करवा के ग्रह नक्षत्र आदि दोष उतरवाने के लिए। मैं हार गया कि वो बीमार है, उस पर कोई अन्य युक्ति ना आजमाए। थोड़ा माहौल बदलेगा तो वो अच्छा महसूस करेगी, बस इसलिए यहाँ ले आया था। उसी रात खाने के समय सब पवित्रा को आवाज दे रहे थे, परंतु पवित्रा घर में ही नहीं थी। सब बाहर ढूंढने भागे, मैं भी भागा। पवित्रा हाथों में किताब लिए सड़क के किनारे तो कभी बीचों बीच चली जा रही थी। उसका दुपट्टा जमीन की धूल झाड़ता चला जा रहा था। मेरे हलक में जान आई। मैंने दौड़ कर तेजी से पवित्रा को पकड़ा। पवित्रा बोलकर मैं हांफने लगा। तभी उसने तेजी से पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। आपको तमीज नाम की चीज है कि नहीं? इस तरह चौक चौराहे पर लड़की को छेड़ते हुए? आज ही अनंत को बतलाती हूँ। मैं संभल नहीं पाया, ये अनंत कौन है? तब तक घर वाले भी आ गए और पवित्रा को लेकर गए। मैं अपने लुटे हुए किस्मत को पैरों से घसीट कर ले जा रहा था। बाद में पता चला कि पवित्रा का नाम बस सर्टिफिकेट तक ही था। सब उसे रहना ही बुलाते थे। और अनंत, जिससे वो बेहद प्यार करती थी, एक दिन अपने ही दोस्तों के साथ झड़प में चलती ट्रेन से गिर पड़ा था। पवित्रा और अनंत के बारे में घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। अनंत की मौत के बाद पवित्रा ने स्वयं को अपने आप में बंद कर लिया था, जो शायद इतने बरसों तक अंदर रिश्ते रिश्ते नासूर बन चुका था। मैं पवित्रा के कमरे में गया। पवित्रा के पलंग पर चारों ओर अनंत के चिट्ठियों का ढेर लगा हुआ था। सामने की खिड़की खुली हुई थी, जैसे आती हुई हवा से बार बार कागज फरफराने लगते। मैंने आगे बढ़कर खिड़कियों को बंद कर दिया। पवित्रा बहुत ही निश्चल और पवित्र थी। चेहरे पर बहुत ही माधुर्यपूर्ण निश्चिंतता थी। मैं दूरी बनाकर उसके समीप बैठ गया। एक बार फिर मैं उससे प्यार कर बैठा था।